हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल। डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो आपका कोरिलेशन से रिलेटेड है। कोरिलेशन आपका एमकॉम में, बीकॉम के सेमेस्टर 2 में, एमबीए में एंड यूजीसी नेट में भी, याद रखना यूजीसी नेट में भी, सभी तीनों जगह ये पढ़ने पड़ते हैं आपको कोरिलेशन। तो सबसे पहली बात ये आ गई कि जिनका आज फर्स्ट क्लास है वो आपका चैनल जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन प्रेस कर लीजिए ताकि नया वीडियो जब मैं अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे क्योंकि मैं देख रहा हूं कि स्टूडेंट्स का, मारवाड़ी कॉलेज के स्टूडेंट्स का फीडबैक जो है बहुत अच्छा नहीं आ रहा है, तो इससे मैं काफी डिमोटिवेटेड हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा ना हो। मैंने आज सुबह सारे क्लासेस में मैंने बच्चों से बात किया है, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम से ऐसा ना हो, तो इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। जितना ज्यादा देखेंगे उतना आपको ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि अगर आप क्लासेस को नहीं देखते हैं तो आपको समस्याएं होंगी, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला बेटा क्या है ना, हमने रैंक कोरिलेशन में, याद करिए, रैंक कोरिलेशन में मैंने आपको दो चीज दो पार्ट में बताया था। एक तो था विदाउट टाई, जब हम रैंकिंग करते हैं तो टाई नहीं करता है, और एक है आपका विथ टाई, ठीक है। एक है आपका विदाउट टाई, एक है आपका, वो थोड़ा दरवाजा आवाज किया था, कोई बात नहीं। एक है आपका विथ टाई एंड विदाउट टाई एंड विथ टाई। दोनों में क्या कॉन्सेप्ट था, यहां पे आपके रिपीटेशंस होते हैं। यहां पे क्या होते हैं, आपके रिपीटेशन होते हैं। बात समझ में आ रही है। यहां पे क्या होते हैं, ऑब्जर्वेशंस के रिपीटेशंस होते हैं। बाहर बहुत तेज हवा चल रही है तो मैं क्लास के अंदर ले रहा हूं, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखें, तो मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको बता रखा था, इसका क्वेश्चन भी करा रखा था। मैं आपको फिर से बता दूं, यहां पे आपका रैंक कोरिलेशन का जो फॉर्मूला होता है 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर -1, ये कॉन्सेप्ट होता था। ये मैंने आपको ऑलरेडी जो है इससे पहले वाले क्लासेस में मैंने डील कर रखा था। अच्छा, यहां पे मैंने डी स्क्वायर कहने का मतलब ये था हमारा rx माइनस ry का स्क्वायर। तो रैंकिंग ऑफ x एंड रैंकिंग ऑफ y का जो डिफरेंशिएशन है उसका स्क्वायर निकाल लो तो आपका क्या निकल जाएगा, डी स्क्वायर निकल जाएगा। मेरा आज के क्लास में ये बात था, इसमें मैंने आपको बता रखा था साफ मैंने यहां पे बता रखा था रैंक कोरिलेशन में 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन n मल्टीप्लाइड बाई n-1। देखो, यहां तक तो कोई झमेला है नहीं, यहां तक तो सब चीज सेम जैसा पहले बनता था। इसके अलावे फिर इधर प्लस कर देते हैं t³ - t का टू दी पावर 12। ये जितने बार आपका टाई करेगा वैल्यू, उतने बार ये बढ़ता चला जाएगा। ये जितने बार वैल्यू टाई करेगा उतने बार जो है ये वैल्यू जो है वो बढ़ता चला जाएगा। इज इट क्लियर? अगर 2 टाई है तो 2 लिखेंगे, 2³ - t 2। अगर 3 टाई है, अब देखो यहां पे भी ऑप्शन आ जाते हैं। मैं इसी को आज क्लास में एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसको मैं मिटा रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैंने आपको यहां पे बताया विथ टाई। अगर टाई है तो ध्यान से सुनना, मैं एक बात बता रहा हूं। यहां पे आपका 2 डिजिट ही कॉमन है, 2 टाई जिसको बोलते हैं। 2 वैल्यूज जो है सेम है, और यहां पे आपका 3 वैल्यू सेम है। दोनों अलग अलग केस है। 3 टाई है मतलब 2 टाई है, 3 टाई है। कहने का मतलब यहां पे 2 वैल्यूज जो है, 2 वैल्यूज जो है आर इक्वल। दो
अलग अलग वैल्यूज सेम है, दो सेम वैल्यूज है, और यहां पे 3 वैल्यूज आर इक्वल, यहां पे 3 वैल्यूज जो है वो क्या है, इक्वल है। तो एक में आपका 2 वैल्यू इक्वल है, एक में आपका 3 वैल्यू इक्वल है। तो समझने वाली बात ये है, समझने वाली बात ये है कि अगर हमारा 2 वैल्यूज इक्वल रहेगा तब क्या करेंगे, और 3 वैल्यू इक्वल रहेगा तब क्या करेंगे। तो देखो बेटा ऐसा क्या है ना, बहुत ज्यादा झमेला वाला बात नहीं है, ध्यान से सुन लो। अगर 2 वैल्यूज है तो यहां पे r इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर प्लस प्लस t का क्यूब माइनस t टू द पावर अपॉन 12 डिवाइडेड बाई कर लेंगे n का स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा। तो सर यहां पे जो वैल्यू t है ना, इसके जगह में हम ऐसे t लिख के जगह में हम ये लिखेंगे, अगर 2 टाई है तो आप यहां पे n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 का क्यूब माइनस 2 डिवाइडेड बाई 12। मतलब क्या ये हमारा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 माइनस 2 6 हो जाएगा। तो क्या हम इसी को हम यहां पे 6/12 नहीं लिख सकते हैं? तो सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जब 6/12 लिख सकते हैं तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई n का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 0.5, ये लिखा जा सकता है। वही चीज अगर आपका 3 वैल्यूज इक्वल है तो यहां पे भी ज्यादा झमेला नहीं लेना है, यहां पे सीधा सा कर लेना है, r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई n का स्क्वायर माइनस 1 n का स्क्वायर। यहां पे भी फॉर्मूला वही जा रहा है, देखो फॉर्मूला यहां पे भी वही जा रहा है, लेकिन यहां पे t का वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगा। t का वैल्यू जो है क्योंकि 3 टाई है तो यहां पे आ जाएगा 6 समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई n टू द पावर माइनस 1 प्लस 3 का क्यूब माइनस 3 डिवाइडेड बाई 12। मतलब यहां पे 3 तिया 9 9 तिया 27 और 27 और 3 कितना हो गया 24 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां पे क्या ये जो है हमने यहां पे जो लिखा है इसको 24 डिवाइडेड बाई 12 नहीं कर सकते, तो 24 डिवाइडेड बाई 12 कर लिए तो 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई n का क्यूब n का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 हो जाएगा। इज इट क्लियर? अगर हमने 2 टाई है तो प्लस 0.5 आ रहा है, अगर 3 टाई है तो प्लस कितना आ रहा है 2 आ रहा है। इसी तरह अगर 4 टाई रहेगा, 4 वैल्यू सेम करेगा तो आप यहां पे t के जगह क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। बहुत किताबों में जब आप पढ़ोगे तो t के जगह m क्यूब माइनस m भी लिखा रहता है, तो कोई बात नहीं, ये तो कोई भी डिजिट से इंडिकेट किया जाता है क्योंकि टाई है तो इसलिए मैंने क्या वर्ड यूज किया, टाई के लिए टी वर्ड यूज किया। इज इट क्लियर? चलिए इसको नोट डाउन कर लेंगे तो मैं आगे इसके आगे कंटिन्यू करने जा रहा हूं। चलिए बेटा, तो ऐसा है, ये आपने अगर लिख लिया होगा तो अब टाई वाले केस में रैंकिंग कैसे किया जाता है ये भी मैं बता रहा हूं, इसको नोट डाउन कर लेंगे, इसको मैं मिटा रहा हूं। रैंकिंग कैसे किया जाता है, तो रैंकिंग के लिए ध्यान से सुनना, अगर मान लेता हूं सहजता के लिए मैं एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, ठीक है, बाद में तो फिर क्वेश्चन कर ही दूंगा मैं। 2 टाई वाला कॉन्सेप्ट है और 3 टाई वाला कॉन्सेप्ट है। देखो 4 वाला भी आप लोग अपने से बना सकते हो, ये बस कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाए तो 4 वाला अपने से बना सकते हो। मान लेता हूं मैं P है, Q है, X है, हाँ X है, Y है, फिर से 2 है या Z है ना, फिर से A है, फिर से X है, फिर से B है, कुछ इस टाइप से अलग अलग वैल्यूज दे रखे हैं आपको, ठीक ना, ये कुछ अलग अलग वैल्यूज दे रखे हैं। इज इट क्लियर? अलग अलग वैल्यूज दे रखे हैं। मान लेता हूं सपोज ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, ये मेरा 3 है। अब देखो ये अगर 4 रैंकिंग आ रहा है
तो एक्स एक्स दो जगह आया कि नहीं आया? तो सर आया, बिल्कुल आया। तो बताना अगर हमने यहां पे 4 लिखा होता और यहां पे अगर 5 लिखा होता तो देन इसके बाद आगे मान लेते हो ये 6 का डिजिट जाता, तो 6 यहां पे होता। तो हम ना 4 लिखेंगे ना 5 लिखेंगे, हम क्या करेंगे 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 9/2, दैट इज 4.5 हो गया। समझ में आ गई बात? तो हम यहां पे 4.5 लिखेंगे और यहां पे भी हम 4.5, और 4.5 लिखने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहां पे 6 कर लेंगे एंड देन इसके बाद लास्ट में 7। ये समझ में आ गया? ये 2 टाई वाला कॉन्सेप्ट। हमने यहां पे क्या किया, तीनों को दोनों को ऐड किया, डिवाइडेड बाई 2 किया। सर आप 3 टाई वाला बता दो। चलो 3 टाई वाला भी बता देता हूं। P है, Q है, X है, हाँ, Y है, देन आपका Z है, देन आपका A है, देन आपका फिर से X है, देन आपका B है, हाँ, देन फिर से X है। देखो बच्चा अब क्या है, अब क्या है समझ लो। 1 का वैल्यू तो 1 ही आया यहाँ पे, Q में आपका 1 आया रैंकिंग, P में आपका 2 आया रैंक, ये कोई वैल्यूज दे रखा है, मैं उसका रैंकिंग कर रहा हूं। बताना 3 जो है Z में आया, 3 Z में आया। अब बताना कॉमन देखो X X X 3 डिजिट कॉमन है कि नहीं है? तो है सर। तो बताना अगर मैं इसमें 4 डालता, इसमें 5 डालता, इसमें 6 डालता, तो बेटा ऐसा है 4 प्लस 5 प्लस 6 अपॉन कितना 3, तो 3 कर लो तो कितना, क्या ये 15/3 आ जाएगा और ये क्या आपका 5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? एकदम सहजता के लिए सरल उपाय मैं बता रहा हूं, ठीक ना। तो 5 आया सर, तो ऐसा करो तीनों में एक वैल्यू दिखा दो, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, क्योंकि 5 6 हो चुका है, तो अब जो डिजिट जाएगा वो 7 जाएगा। तो यहां पे अब जो डिजिट जाएगा 7 जाएगा और देन इसके बाद ये 8 जाएगा, ये 9 जाएगा। मान लेते हो सपोज ये आपका एक छूट गया था, ठीक ना, ये 9 जाएगा। बात समझ में आया? तो हमने यहां पे 2 टाइम में दोनों डिजिट जो सीरियली आ रहे हैं दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाई 2 किया, और यहां पे जो सीरियली आ रहे हैं दोनों डिजिट को, तीनों डिजिट को ऐड किया और डिवाइडेड बाई क्या किया 3 किया। सर अगर इसी तरह 4 टाई रहेगा तो बेटा ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, चारों वैल्यू को ऐड कर दो, डिवाइडेड बाई 4 कर दो, बस सिंपल, ठीक ना। यहां पे कोई ज्यादा झमेला वाला कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो सर ये तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, आज तक ऐसा कभी क्लियर नहीं हो पाया था, ठीक है। तो टाई करने, देखो बहुत सारे टीचर्स क्या पढ़ाते हैं मैं वो बता रहा हूं, वो भी मैं बता देता हूं तरीका। देखो ऐसा क्या है ना, सिर्फ बात मुंह से, एक कहावत है ना, यही मुंह जो है पान देता है, यही मुंह लात भी देता है। बस जुबान से निकलने का हेर फेर है और कुछ नहीं है। आप अगर अच्छे वचन निकालोगे तो अच्छी चीज सीखोगे, और अगर गलत वचन निकालोगे तो गलत चीज सीखोगे। तो बोलने का तरीका बस अलग होता है टीचर का, कॉन्सेप्ट वही होता है। लोग क्या बोलते हैं, जब 2 टाई हो तो ऐसा करना, नेक्स्ट डिजिट 4 आएगा तो 0.5 आगे बढ़ जाना, ठीक है, 0.5 आगे बढ़ जाना। तो 4 आया तो 4.5, देन इसके बाद 4.5 ही लिखना, फिर 5 मत लिखना, फिर आपको डायरेक्ट 6 लिख लेना, इस टाइप से। और 3 टाई है तो लोग क्या बोलता है, ठीक ना, कि ऐसा करना, अगर हमारा 3 है इसके बाद अगर टाई कर जा रहा है तो एक को छोड़ देना और एक आगे छोड़ना, एक पीछे छोड़ना, ठीक ना, और एक पीछे छोड़ना, ठीक ना, एक आगे छोड़ना और एक पीछे छोड़ना, बीच वाले को हम लिख लेंगे, ये बोलता है लोग, ठीक है। बट हम उतना दिमाग क्यों लगाएं, ठीक ना, जब इजी तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व आउट हो रहा है, ठीक ना। जब एक बात बताओ, ठीक ना, अगर हमारा सुई से काम चल जा रहा है, सुई से काम चल जा रहा है तो हम रॉकेट थोड़े लॉन्च करेंगे, है ना। सांप को मारने के लिए लाठी यूज किया जाता है, तलवार नहीं निकाला जाता है। तो ये सब सांप है, छोटे छोटे चीज है ये सब, है ना। चलिए, तो अब ऐसा है, मैं एक क्वेश्चन कर लेता हूं, बोर्ड में क्वेश्चन लिख देता हूं, आप ये सारे क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। चलो, तो ये एक हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का अगर हम सॉल्यूशन करें तो सबसे पहले हम यहां पे एक एनालिसिस टेबल बना लेंगे, जिसमें हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें एनालिसिस टेबल में सीरीज ए होगा। सीरीज ए का देख लो वैल्यू क्या क्या जाएगा, तो 150, देन 109 हो गया, देन 112 हो गया, देन 87 हो गया,
देन 98 हो गया, देन 120 हो गया, फिर से 98 हो गया, फिर से 100 हो गया, नेक्स्ट आपका 98 हो गया, नेक्स्ट आपका 118 हो गया। ठीक है। अच्छा, अगर इसका सबसे पहले हम आर एक्स निकाल ले या आर ए भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, हम आर एक्स निकाल ले। सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है? देखो 120 है, 1 डाल दो सर, देन 118 2 डाल दो, देन 118 100 115 3 डाल दिया, 4 डाल दिया 109 में, नहीं 4 112 में, 4 112 में, 112 में 4, 105 में 9, 109 5, 109 में 5, 100 में 6। अब देखो 100 के बाद देखो 98 98 98 मैच कर गया, तो बेटा 6 हो गया है, 7 8 9, तो 7 8 9 को जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 9 और 8 या 24 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 कर लोगे तो 8। तो भैया ऐसा है, 8 यहां पे, 8 यहां पे, 8 यहां पे। अब आ जाएगा सीधे नेक्स्ट पॉइंट जो है 10। कितना हो जाएगा? 10। और कहानी कुछ नहीं, कहानी खत्म। तो हमारा 10 आ गया यहां पे। अच्छा, अब आ जाओ सीरीज बी की बात है। तो अब हम देखेंगे यहां पे सीरीज बी। तो सीरीज बी जो है वो कितना है? 75 है, 73 है, 73 के बाद 85 है, देन इसके बाद 70 है, देन इसके बाद 76 है, देन इसके बाद 76 के बाद जो है 82 है, देन 65 है, देन 73 है, इसके बाद आपका 68, लास्ट है 80, लास्ट है 80। ये आपका सीरीज बी का रैंकिंग। अब इसका रैंकिंग में भी आ जाओ, सबसे बड़ा रैंकिंग देखो 85 दिखाई दिया सबसे बड़ा, अभी तक में 85 ही है। तो हम यहां पे आर वाई लिखेंगे। अब आर वाई में देख लो 85 1 डाल दिया, 85 के बाद 82 है 2 डाल दिया, देन 80 है 3 डाल दिया, देन 80 के बाद 76 मिला है, 76 4 डाल दिया, 75 जो है 5 डाल दिया, 75 के बाद 73 देखो 73 बच्चा यहां पे भी है और यहां पे भी है, और तो हमें नहीं लगता कुछ है 73 के बाद, नहीं। तो 5 के बाद 6 और 7, तो 6 और 7 डिवाइडेड बाई 3 तो 6.5, तो 6.5 यहां पे आ जाएगा और 6.5 जो है यहां पे आ जाएगा। इज इट क्लियर? अब आ जाएगा 70, तो 8 हो जाएगा, देन इसके बाद 9 हो जाएगा, देन इसके बाद 10 हो जाएगा। इज इट क्लियर? बस इस टाइप से रैंकिंग करना, हमें इस टाइप से हमको रैंकिंग करना, और कुछ नहीं करना। अब बताना हम आर एक्स माइनस आर वाई कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, बताओ। तो हाँ सर बिल्कुल कर लेंगे। तो मेरे को एक बात बता दो, यहां पे आर एक्स माइनस आर वाई -2 -1.5 हो गया, देन 3 हो गया, देन 2 हो गया, देन 4 हो गया, देन -1 हो गया, -2 है, देन -0.5 हो गया, देन 1 हो गया, और लास्ट में -1 हो गया। समझ में आ गई बातें? यहां तक हमें नहीं लगता है आपको किसी भी तरह का कोई समस्या जो है वो आया होगा। इज इट क्लियर? अब क्योंकि ये हमारा d का वैल्यू इतना आता है, तो अब हम d स्क्वायर निकाल लेंगे। तो सारे का स्क्वायर ले लो, 2 2 जा 4, देन 2 2 जा 4 हो गया, और 15 15 कितना होता है? 2.25 हो गया, 25 25 225। देन इसके बाद 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 0.25, तो ये आ जाएगा 0.25, देन इसके बाद 1, देन इसके बाद 1। इज इट क्लियर? और तो कुछ आया नहीं, और कुछ आया नहीं। तो बेटा ऐसा है, ये सारे को ऐड कर दो, सारे को ऐड कर दो, तो जो वैल्यू आएगा डी स्क्वायर वो कितना आएगा? 42.5 आएगा। ये वैल्यू जो है ये 42.5 इज इक्वल टू समेशन ऑफ डी स्क्वायर।
ये आपका क्या निकला, तो समेशन ऑफ डी स्क्वायर जो है 42.5 निकला। चलिए यहां तक नोट डाउन करेंगे। मेरे को एक बात बताना, Rx जो है, Rx में एक टाई है यहां पे, हाँ कि नहीं, एक टाई मिला था यहां पे, एक नहीं 8, 1 2 3, एक टाई यहां पे और एक टाई Ry में, तो दोनों में एक एक टाई, मतलब दो टाई है कि नहीं है। टोटल मिलाकर के कितने बार ज्वाइंट किया है, दो बार मैच कर रहे हैं। तो अब इसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, चलो वो देखो। तो ध्यान से सुनना, मैं इसको मिटा रहा हूं, हमने यहां पे समेशन dx स्क्वायर जो है 42.5 निकाला है। कितना निकाला है बताना, तो 42.5। तो अब देखो r इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई n का स्क्वायर माइनस 1 प्लस t का क्यूब माइनस t डिवाइडेड बाई 12। और ये ना इस तरह से चलता चला जाएगा। क्यों चलता चला जाएगा मैं बता रहा हूं। हमारे पास Rx में एक बार टाई हुआ था, Ry में एक बार टाई हुआ, तो दो बार टोटल टाई किया है, दो वैल्यू टाई किया है। तो यहां पे हम कुछ इस टाइप से लिखेंगे, देखो 1 माइनस 6 समेशन dx स्क्वायर जो है वो कितना है 42.5 है, 42 पॉइंट कितना है 5 है, डिवाइडेड बाई n क्योंकि 10 है, मल्टीपल 10 का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा प्लस ये वैल्यू मैंने आपको Rx में हमने निकाल रखा था 3 टाई, तो 3 टाई का वैल्यू में 3 का क्यूब माइनस 3 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 2 का क्यूब माइनस 2 डिवाइडेड बाई 12। ये इस टाइप से बढ़ते चला जाएगा। अगर यही वैल्यू Rx में और एक बार टाई करता या और Ry में भी टाई करता तो फिर से ये वैल्यू और बढ़ जाता। इज इट क्लियर? तो मेरे को एक बात बताना, 1 माइनस 6 का, तो 6 पचे 30 के 0, 6 पचे 30 के 30 12 5 हाथ में 1, 6 चौका 24 और 1 25, 2555 ये वैल्यू आया। कितना वैल्यू आ गया हमारा 2555। इज इट क्लियर? तो मेरे को एक बात बताना, यहां पे मेरे को एक बात बताना, या ऐसा करते रुक जाओ, थोड़ा सा एरर है ये, थोड़ा सा रुक जाओ। ये 6 मल्टीपल पहले, क्योंकि ये पूरा होल ब्रैकेट होता है, ठीक है ना, ये ऊपर वाले से समेशन डी से प्लस हो जाता है, तो 42.5 प्लस, क्या इसका वैल्यू हम 2 नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं सर। प्लस इसका वैल्यू क्या 0.5 नहीं लिया जा सकता है? तो सर लिया जा सकता है। डिवाइडेड बाई 10 मल्टीपल 1 का स्क्वायर 1, यही हो जाएगा। तो मेरे को एक बात बताना, क्या ये वैल्यू 1 माइनस 6 मल्टीपल 45 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि 42.5 और 2.5 45 हो गया, डिवाइडेड बाई ये आपका 99 100 हो जाएगा, तो 900 कितना हो जाएगा 990 हो जाएगा। ये वैल्यू कितना हो जाएगा 990, क्योंकि अगर 99 है और मल्टीप्लाइड बाई 10 है तो कितना हो गया 990 हो गया। यहां तक हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मैं अगर इसके आगे बात करूं तो ऐसा है, मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको नोट डाउन कर लेंगे, या तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बच्चा 10 मल्टीपल 99, ऐसे भी लिख सकते हो, देयर आर नो इशू। 10 मल्टीपल 99 भी लिख सकते हो, है ना। चलिए मैं मिटा रहा हूं इसको, क्योंकि यहां पे कहानी खत्म हो चुका है और बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ गया है, तो कोई बात नहीं। हमारा जो लास्ट में जो वैल्यू आया वो देख लो, r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 मल्टीपल 45 अपॉन 10 मल्टीपल 99, यही आया है। तो बताना क्या ये कैंसिल नहीं हो जाएगा? 3 2 3 और ये 11 नहीं 3 3, ये आ जाएगा 3 3, ठीक है। अब आ जाएगा ये 2 9 5 45, अब ये आ जाएगा 3 11। तो अब बताना क्या ये 6/22 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। तो ये जो वैल्यू आ गया, हमने कुछ गलती किया है क्या? 2 कैंसिल हो गया, देखो। तो हमारा यहां पे जो वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस
3/11 आ जाएगा। तो क्या ये वैल्यू अगेन 11 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 11, तो ये आ जाएगा 8/11। तो जब 8/11 आया तो आंसर आ जाएगा 80। अगर ये 8/11 है तो 0 पॉइंट, अगर हमने पॉइंट डाला तो यहां पे 8 डाल दिया तो 77 3 आया, फिर 0 डाल दिया तो 2 आया, फिर आ गया कितना 22 8, फिर से 7। दैट विल बी योर आंसर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बातें? तो लास्ट में जो आंसर आएगा वो 0.73 आएगा अप्रोक्स। ये समझ में आया नहीं समझ में आया बता दो। यहां तक किसी को टाइड वाले रैंकिंग में किसी को भी कोई परेशानी है तो हमें नहीं लगता है कि किसी भी तरह का किसी को कोई परेशानी होगा या होना चाहिए। तो ऐसा है, मैंने यहां पे लगभग सारे कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर करा दिया। मैं अब थोड़ा नेट वाले स्टूडेंट के लिए मैं थोड़ा थ्योरेटिकल बातें कर देता हूं, ठीक है? थ्योरेटिकल बातें समझ लो। प्रॉपर्टीज जो है हमारा, प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट का सबसे पहला जो प्रॉपर्टीज जो होता है, मैं लिख देता हूं, उसके बाद मैं फिर आपको वीडियो शेयर कर दूंगा। मैं लिख देता हूं इसको मिटा करके, है ना? चलो बेटा, तो मैंने प्रॉपर्टीज लिख रखा है। देखो, इसमें से मैंने सारे प्रॉपर्टीज को आपके क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। पहला प्रॉपर्टीज बोलता है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी चेंजेस ऑफ ओरिजिन ऑफ रेफरेंसेस एंड द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। देखो, मैंने तो पहले भी बोल रखा है ना कि आपका जो वैल्यू जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट जो था वो इंडिपेंडेंट होगा। और जब हम चेंजेस करेंगे क्या चीज को, ओरिजिन्स को, और यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट देखा जाएगा। अच्छा, जो आंसर्स जो होंगे वो क्या होंगे, 1 से -1 से +1 के बीच में होगा। और तीसरा, इट इज अ प्योर नंबर। मतलब एक चीज हमेशा याद रखना, कोरिलेशंस कोफिशिएंट्स में जो भी वैल्यूज जो आते हैं वो प्योर नंबर आते हैं। एंड इट्स मेजर इज स्ट्रेंथ एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। और इसका जो मेजर्स है वो स्ट्रेंथ एसोसिएशन को दिखाता है। जैसे डिमांड एंड प्राइस जो था वो एक स्ट्रेंथ था। अब आप बोलोगे सर आपने ऊपर में बताया है इंडिपेंडेंट, ठीक ना, बाद में आपने बताया कि ये तो डिपेंडेंट, प्राइस और डिमांड जो डिपेंडेंट होता है। तो भैया एक वैल्यू जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, मतलब एक वैल्यू डिपेंडेंट होता है तो एक वैल्यू इंडिपेंडेंट होता है। वही चीज को लिखता है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी चेंजेस, ठीक ना। अगर हमने कोई ओरिजिन में कोई चेंजेस किया ऑफ रेफरेंसेस एंड द यूनिट्स ऑफ द मेजरमेंट। इज इट क्लियर? तो ये आपका कोफिशिएंट्स ऑफ कोरिलेशंस था। अच्छा, इसी में आपका और तो बहुत ज्यादा तो कॉन्सेप्ट है नहीं, बस एक कॉन्सेप्ट और बच जाता है आपका प्रोबेबल एरर वाला और स्टैंडर्ड एरर वाला, ठीक है? तो हम एक बात बता दे रहे हैं, प्रोबेबल एरर ऑफ कोरिलेशंस कोफिशिएंट्स क्या होता है। प्रोबेबल एरर ऑफ कोफिशिएंट्स कोरिलेशन, देखो ये जो प्रोबेबल एरर है ये नेट के लिए, यूजीसी नेट के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे डायरेक्टली कम से कम 5 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, 5 बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला क्या होता है और प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला क्या होता है और किस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाता है। ये वैल्यूज भी क्वेश्चन में पूछ रखा है। इज इट क्लियर? तो ध्यान से सुनना, जब हम कोई ऑब्जर्वेशंस करते हैं, एक्स और वाई वेरिएबल्स दे रखे हैं, और जैसे मैंने जब रैंकिंग किया x1 x2 xy1 x2 y2 x3 y3, ठीक ना, इस टाइप से जब n ऑब्जर्वेशंस तब जब रैंकिंग करते हैं तो उस केस में कुछ हमारे पास कुछ एरर्स आ जाते हैं, और वो एरर्स को फाइंड आउट करने के लिए हम स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं क्या चीज को, तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ कोरिलेशंस। और स्टैंडर्ड एरर ऑफ कोरिलेशन जो है वो 1 माइनस आर का स्क्वायर। तो आर मतलब क्या, वही कोरिलेशन, आर ही आर को हम लोग क्या बोलेंगे, कोरिलेशन बोलेंगे। और यहां पे भी जो है आर को क्या बोलेंगे, कोरिलेशन। बस एक ये कांस्टेंट वैल्यू जो है वो आपका डिफाइन कर दिया जाता है, कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। अच्छा, इसी में एक बात मैं बता दूं आपको, ठीक ना, आपका स्टैंडर्ड एरर और प्रोबेबल एरर जो है इसमें 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड एरर जो है वही आपका प्रोबेबल एरर का वैल्यूज आता है, ठीक ना। तो ये आप बहुत अच्छे से कवर अप करेंगे। बाकी आपका कोरिलेशन मेरे तरफ से कंप्लीट हो चुका है। जितने भी डाउट्स आते हैं आपके, वो डाउट को आप डिस्कस करेंगे मेरे साथ।
अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मेरे साथ करेंगे और नेक्स्ट क्लास में रेग्रेशन स्टार्ट करूंगा। इज इट क्लियर? तो ओके, थैंक यू।